नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन और फिर एक नई कहानी। मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 571 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मिरेकल। आइए सुनाते हैं हम आपको। 12 अक्टूबर 1972 के दिन साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड हवाई जहाज उड़ान भरता है। ये हवाई जहाज जा रहा है अपने चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। इसमें रग्बी टीम के प्लेयर के साथ साथ उनके मित्र, रिश्तेदार, टोटल 45 पैसेंजर थे। और आमतौर पर 3 घंटे का सफर होता है और इस 3 घंटे के सफर में रास्ते में आती है एंडीज माउंटेन। हालांकि ये माना जाता है कि एंडीज माउंटेन हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे बड़ी पहाड़ियां हैं। 12 अक्टूबर के दिन पहाड़ियों में हल्का तूफान आया हुआ है। पायलट तूफान को देखकर डिसाइड करते हैं कि रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंटो शहर में रुक जाता है। अगले दिन 2:18 पर प्लेन टेक ऑफ करता है और यह प्लेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है कि 3:21 पर हवाई जहाज अपने रास्ते से नीचे उतरने वक्त अचानक से भयंकर टर्बुलेंस देखने को मिलता है। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं, आसपास गहरे बादल आ जाते हैं और बाहर की स्थितियां अस्पष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे बादल छटने लगते हैं, पायलट देखते हैं, वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी और ऊंची पहाड़ी है। पायलट अचानक से घबरा जाते हैं। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं उस ऑल्टीट्यूड को गेन करने के लिए, ताकि वो उस पहाड़ी को सेफली क्रॉस कर पाए। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा निकलते निकलते पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है। एयरक्राफ्ट का अलार्म बहुत तेजी से बज रहा होता है। इसमें बैठे हुए पैसेंजर बहुत हैरान, परेशान, बेचैन थे। सोच रहे थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी प्लेन का रियर पोर्शन अलग हो जाता है। पीछे की 2 सीट हवा में लिटरली बाहर उड़ जाती हैं। उस पर बैठे हुए 3 पैसेंजर भी हवा में गायब हो जाते हैं। अचानक से नीचे गिरते वक्त प्लेन का लेफ्ट विंग भी क्रैश हो जाता है और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ग्लेशियर पे स्लाइड करता हुआ 700 मीटर नीचे जाकर उन पहाड़ी से टकराकर रुक जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। प्लेन का जो कॉकपिट था वो भी नष्ट हो जाता है। ये हवाई जहाज एंडीज की किसी गुमनाम अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की ऊंचाई पर पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इसके 45 पैसेंजर में से 33 पैसेंजर अभी तक जिंदा थे, लेकिन इसमें से बहुत से लोग जख्मी और घायल थे। ये सर्वाइवल की इतनी दर्दनाक कहानी ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर पा रहे थे कि उनके साथ आगे क्या होगा, ना ही शायद अब आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इनके साथ, सर्वाइवर के साथ आखिर हुआ क्या होगा। सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी है उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। इस फ्लाइट में रॉबर्ट कनासा एंड गुस्तावो जेब्रोना नाम के 2 लड़के थे। ये दोनों लड़के रग्बी प्लेयर होने के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट भी थे। ये मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने अपना फर्ज समझा और ये तुरंत काम पे लग जाते हैं। लोगों को बचाने में, उनका फर्स्ट एड देने में उनकी पूरी मदद करते हैं। ये लोग बस उस वक्त सोच रहे थे कि आज रात जैसे भी निकल जाए, कल कोई ना कोई इन्हें बचा ही लेगा। जैसे तैसे ये लोग अपने आप को उस ठंड में कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं इन सर्वाइवर को ढूंढने के लिए, सर्च करते हैं इनको, लेकिन इनका कुछ नहीं पता चल पाता। बर्फीली पहाड़ियों में ढूंढ पाना मुश्किल था। अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे देश से सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन ये क्रैश साइट को खुद ढूंढ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है लाइव एवरी मोमेंट। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पैसेंजर जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनकी मदद करने शायद ही कोई आए। वो बर्फ में सूटकेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना देते हैं ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो उनके ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें सर्च कर पाए। उस दिन उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। वो चिल्लाकर भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। बचे हुए पैसेंजर महसूस करते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर
फिटोसोर्च नाम से पानी निकालने का तरीका ढूंढते हैं। वो एक मेटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि धूप को कॉन्सेंट्रेट कर कर बर्फ को पिघलाकर पानी कलेक्ट कर सके, और साथ साथ पैसेंजर सीट कवर से खुद को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अगला दिन 16 अक्टूबर, क्रैश के 3 दिन बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो समुद्र किनारे कभी गए ही नहीं थे, उन्होंने पहले कभी बर्फ भी नहीं देखी थी, और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई एल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और कपड़ों के वो यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। इतनी सारी बुरी परिस्थितियों के बीच एक और भी प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंड की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पहाड़ी पर मौजूद बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती हैं तो इससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है। इसे स्नो ब्लाइंड कहा जाता है। इन सर्वाइवर के पास टोटल 3 पेयर ही सन ग्लासेस थे। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती हैं। इन्हें लगता है कि 8 दिनों में किसी का कुछ अता पता नहीं चला तो शायद ही कोई बचा होगा। सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का बहुत कम चांस था। इतने दिनों बाद कोई वैसे भी जिंदा नहीं बचा होगा। इसी बीच सर्वाइवर को एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच। सर्वाइवर इसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये केवल 1 वे कम्युनिकेशन था। ये बाहर की चीजें तो सुन सकते थे लेकिन अपना मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद किया जा चुका है। ये सुनकर कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। फर्नांडो पेराडो ऐसे इकलौते इंसान थे जो इस खबर को सुनने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। 11 दिन बाद सर्वाइवर को खाने की कमी महसूस होने लगती है। वैसे भी कुछ ज्यादा खाना इनके पास था नहीं। खाने को 8 चॉकलेट, 12 टिन के डब्बे, 3 छोटे जार जेम्स के, बादाम का डिब्बा और कुछ वाइन की बोतलें। हर दिन थोड़ा थोड़ा खाते थे, लेकिन अब खाना खत्म होने लगा था। 3800 मीटर की हाइट पर ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना ही जानवर जिनको मारकर खाया जा सके। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तब सर्वाइवर ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवारजनों की डेड बॉडीज को खाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर के लिए ये फूड सोर्स भी कम हो गए थे और इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। हालात बद से बदतर हो जा रहे थे। अब 19 सर्वाइवर बचे थे। ये महसूस करते हैं कि यहाँ इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो खुद से एफर्ट करना होगा, या क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरेंगे। सबसे पहले काम था लोकेशन का पता लगाना। इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर वेस्ट साइड में चलेंगे तो चिली देश के कुछ गांव शायद नजर आ जाएं, लेकिन इनका अंदाजा बिल्कुल गलत था। असलियत में ये क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट जो एंडीज पहाड़ियों के बीच थी वहां थी। 15 नवंबर क्रैश साइट के 33 डेज बाद 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटे चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का एक हिस्सा टूटा हुआ, जो कि पहले ही पिछला हिस्सा टूट के गिर गया था, नजर आता है। ये इसके अंदर घुसते हैं और उसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, कुछ चॉकलेट्स, कुछ बुक्स, दवाइयाँ, कपड़े और साथ ही एयरक्राफ्ट का 2 वे रेडियो सिस्टम भी इन्हें मिलता है। एक ऐसा सिस्टम जिससे ना सिर्फ कम्युनिकेशन की जा सकती थी बल्कि बाहर भी अपना मैसेज भेजा जा सकता था। अगले दिन ये थोड़ा और इसमें चलकर ये रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं। ये हवाई जहाज से बैटरी निकालने की कोशिश करते हैं और हवाई जहाज के टेल वाले हिस्से में 2400 किलो की बैटरी मिलती है। भारी होने की वजह से ये इसे मेन बॉडी तक ले जाने में पॉसिबल नहीं थे और ये यहीं से रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं ताकि ये बाहर अपना SOS कॉल या मैसेज भेज सके और मदद पा सके।
बट अफसोस उनका ये प्लान भी काम नहीं करता है। दरअसल बात ये थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता था और जो बैटरी इनके पास थी वो 24 वोल्ट डीसी की थी। तो इनका रेडियो चालू करने वाला प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना होगा, ये वो लोग समझ चुके थे। अंततः वो पैदल निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एम्बुलेंस आता है जिसमें 3 और सर्वाइवर मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 16 सर्वाइवर। ये ठंड से बचने के लिए बहुत सारे कपड़ों को मिलाकर एक बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना लेते हैं और उसमें रात को विश्राम करते हैं। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके थे क्रैश को। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, केनासा और विजिटिन निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने ग्लेशियर पर। इन्हें उम्मीद थी कि 2 से 3 दिन में ये मदद ढूंढ ही लेंगे। इनके पास कोई नक्शा, कंपास या कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था ही नहीं। ये चलते रहते हैं और रात को स्लीपिंग बैग का यूज करते हैं। दिन में कदम से कदम मिलाकर सूर्य की रोशनी में ये मदद ढूंढने के लिए चलते हैं। खाने की कमी के चलते विजिटिन डिसाइड करते हैं कि वो वापस क्रैश साइट पर चले जाएंगे। बचे हुए 2 लोग ही आगे जाएंगे। 15 दिसंबर को विजिटिन वापस आ जाते हैं। पेराडो और कनेसा अपनी मंजिल ढूंढने निकल पड़ते हैं। फाइनली ये ऐसी वैली में पहुंचते हैं जहां इन्हें एक नदी बहती हुई मिलती है। एक ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना बहुत ही बड़ी राहत की बात थी। 9 दिनों तक लगातार ट्रेवल करने के बाद इन्हें कुछ जानवर और इंसानों की प्रेजेंस दिखाई देती है। नदी के पास इन्हें कुछ लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन नदी के शोर में इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। वहां पर वो घोड़े लिए हुए कुछ आदमी नजर आते हैं जिनसे ये अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। वो घोड़े वाला आदमी कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो पेपर को पत्थर में कवर करके और पेंसिल को धागे के सहारे नदी के दूसरे कोने तक पहुंचाता है। पेराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश पहुंचाने का। वो अपना संदेश लिखते हैं स्पेनिश भाषा में। आई कम फ्रॉम ए प्लेन दैट फॉल इन माउंटेन। मैं उरुग्यान से आया हूँ और हम 10 दिन से लगातार पैदल चल रहे हैं। मेरा 14 दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है, हमारी मदद कीजिए। दूसरी तरफ संदेश पढ़ने वाला इंसान चिली देश का एक किसान था और वो संदेश पढ़कर वो शॉक हो जाता है और यकीन नहीं होता है कि 2 महीने पहले की क्रैश साइट में अभी भी कोई जिंदा बचा हुआ है। फाइनली ये खबर सैंटियागो के हेडक्वार्टर तक पहुंचती है और देखते ही देखते ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ये दिल दहलाने वाली घटना सही मायने में विश्वसनीय थी। चिली की एयर फोर्सेस 3 हेलीकॉप्टर भेजकर इमीडिएटली रेस्क्यू करती हैं। वो पेराडो और केनासा की मदद से वो लोकेशन को लोकेट करते हैं और 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद वो बचे हुए सर्वाइवर की मदद को पहुंचते हैं और फाइनली उन्हें बचा लिया जाता है। ये कहानी दुनिया के लिए लेसन है उम्मीद की। अगर आप ठान ले तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप नहीं पा सकते। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।